आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी खबर से जिसमें पूरी दुनिया की फिक्र है। वर्ल्ड डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में बहुत बड़ी हलचल हुई है, जिसका असर न जाने कितने देशों की कूटनीति और विदेश नीति पर पड़ने वाला है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पूर्ण बहुमत हासिल करके नया इतिहास लिख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप 20 साल में पहले रिपब्लिकन नेता हैं जिनको पॉपुलर वोट भी मिला है। 20 साल में पहले रिपब्लिकन नेता। 2004 में यह खिताब जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर को मिला था। अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय किया है। न जाने कितने कोर्ट केसेस झेले, 2 बार इंपीच और 2 बार एक्विट हुए, न जाने कितने आरोप सहे, न जाने कितनी बार उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया। यहां तक कि ट्रंप को जान से मारने की भी कोशिश की गई। सिर्फ 2 इंच के फासले से उनकी जान बची थी, वरना AK-47 से निकली गोली उनके सिर के आर पार हो जाती। इतनी दुश्वारियों को पार करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा के पाम बीच में जब स्टेज पर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। आज फिक्र की ट्रंप स्पेशल फाइल की मदद से हम आपको बताएंगे कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति होने के मायने क्या हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप कितने पावरफुल हो जाएंगे, और यह भी 1892 के बाद हुआ है कि कोई इलेक्शन हारता है और फिर से री इलेक्ट होता है। 1892, करीब करीब 132 साल बाद। लेकिन पहले तस्वीरों के लेंस से इस जीत को देखना जरूरी है। जैसे ही नतीजों में ट्रंप की जीत की पुष्टि हो गई, ट्रंप ने ऐतिहासिक भाषण दिया। फिर ट्रंप इस तरह डांस करते हुए नजर आए, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ट्रंप पहले ये भाषण देते हैं, फिर डांस करते हैं। हार के बाद ये देखिए, हार के बाद ऐतिहासिक जीत की खुशी है और उन करोड़ों अमेरिकी वोटर्स के फैसले का सम्मान है जिन्होंने ट्रंप को अपना अगला राष्ट्रपति चुना। ट्रंप का विजय नृत्य देखकर दुनिया के कई देशों की सियासत हिली हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर मिशिगन में ट्रंप की रैली की है, जिसे खत्म करते वक्त रात 2 बजे वो डांस कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर 6 नवंबर यानी आज की है। आज भी ट्रंप जीत की खुशी में खुद को नहीं रोक सके। ट्रंप झूम रहे थे और ग्लोबल सत्ता के समीकरण घूम रहे थे। ट्रंप ने अपनी ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट अपने परिवार को दिया। आज ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप फ्लोरिडा के स्टेज पर नजर आई। ट्रंप ने मेलानिया की भर भर के तारीफ की। पूरा ट्रंप परिवार स्टेज पर था। उनकी बेटी इवांका, उनके दामाद, उनके पोते और पोतियां। ट्रंप ने आज कहा कि उन्होंने इस चुनाव में 900 से ज्यादा रैलियां की हैं। उन्होंने तो एक वक्त पर हार मान ली, लेकिन अगर उन्हें परिवार का साथ ना मिलता तो शायद आज वो विजय का जश्न नहीं मना रहे होंगे। ट्रंप ने स्टेज से अपने पूरे परिवार का शुक्रिया अदा किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने 4 साल के अंतराल पर दोबारा जीत हासिल की है। 132 साल बाद ऐसा हुआ है। अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार प्रेसिडेंट बना है, लेकिन उसने लगातार चुनाव नहीं जीता। इससे पहले हार कर जीतने वाले ये समीकरण है ग्रोवर क्लीवलैंड के दौर में 1884 में, और फिर 1892 में बना था, जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। ग्रोवर के बाद अब ट्रंप ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे। 2020 का चुनाव वो जो बाइडेन से हार गए थे, और अब 2024 में वो एक बार फिर से व्हाइट हाउस के अंदर होंगे, बल्कि 2025 में स्वेरिंग इन के बाद। ट्रंप की इस ऐतिहासिक जीत पर यह न्यूज रील आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसमें ट्रंप का विजय का सूत्र भी है, रीजंस फॉर विक्ट्री। आज आपको लिबरल समर्थित जो पत्रिकाएं हैं और जो डेमोक्रेट समर्थित पत्रिकाएं हैं अमेरिका के, उनको पढ़ना चाहिए। उसमें ट्रंप की जीत पर सिर्फ आंसू बह रहे हैं और एक खौफ दिखाया जा रहा है कि न जाने क्या हो जाएगा। खैर, अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप अब तक के आंकड़ों के लिए में बहुमत के लिए जरूरी 270 से ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर चुके हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि वो एक रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। 538 इलेक्टोरल वोट्स में उनका स्कोर 277 है और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस का स्कोर 226 है। लेकिन इस स्कोर में सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह है कि 7 स्विंग स्टेट्स जहां 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं, उन सभी 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा जीत हुई है। उन्हें कमला हैरिस से ज्यादा वोट मिले, जबकि 2020 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप 7 स्विंग स्टेट्स में 6 हार गए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को रूरल वोट बहुत ज्यादा मिला, और दुख की बात यह है कि कमला हैरिस को अर्बन वोटर्स का भी समर्थन नहीं मिल पाया है। बल्कि जो महिलाओं की तरफ से उनको पूरा वोट मिलना था, उसमें भी सिर्फ 56% CNN के हवाले से जानकारी आ रही है उनको वोट मिल पाया।
अब सवाल है कि 4 वर्ष पहले जो बाइडेन से बुरी तरह हारने वाले डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से इतने बड़े अंतर से कैसे जीते? वो भी तब जब कुछ दिन पहले तक के सर्वे में यह दावा किया जा रहा था कि ट्रंप कमला से पीछे चल रहे हैं। फिर अचानक हुआ क्या कि ट्रंप ने कमला हैरिस को इतनी बड़ी मात दे दी? देखिए, इसके 5 कारण हैं। TV9 की जो एनालिसिस टीम है उसने एनालाइज किया है। अमेरिका में घुसपैठिए एक बड़ी समस्या हो गए। इसके खिलाफ ट्रंप ने कड़े एक्शन का वादा किया था जिससे उन्हें फायदा हुआ। जो बाइडेन और कमला हैरिस के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी, ट्रंप को इसका भी फायदा मिला। अमेरिका में पिछले कुछ समय से महंगाई तेजी से बढ़ी जिससे ट्रंप ने अच्छी तरह से भुनाया। ट्रंप समर्थकों को MAGA मेगा समर्थक कहा जाता है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ट्रंप की प्रभावशाली प्रचार टीम ने इसे अच्छे से बनाया। और 5वां बड़ा कारण है ट्रंप को मिला सहानुभूति वोट। ट्रंप पर हुए हमले के बाद अमेरिका में उनके लिए सहानुभूति फैक्टर था। एक बड़ा कारण यह है इस चुनाव में जो बाइडेन का देर से हटना और कमला हैरिस का देर से जुड़ना। कमला हैरिस की जगह एक एनालिसिस यह कहता है कोई और डेमोक्रेट होता तो शायद ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी, क्योंकि कमला हैरिस का इनएक्सपीरियंस वहां के वोटर्स बिल्कुल नहीं पचा पाए। यह भी एक एनालिसिस है। ट्रंप की इस जीत के साथ ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। हम आज ट्रंप की जीत का वीडियो विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में इमोजी की भी अपनी अलग दुनिया है। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष ने क्या कहा यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया में वायरल इमोजी के जरिए वर्ल्ड लीडर्स की प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ट्रंप की जीत पर अंदर ही अंदर खुश होंगे। हालांकि आज उन्होंने ट्रंप को बधाई नहीं दी है और कहा है कि ट्रंप का रुख देखने के बाद ही आगे की रणनीति तय होगी, लेकिन ट्रंप के साथ पुतिन की कूटनीतिक ट्यूनिंग बेहतर मानी जाती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त शॉक्ड होंगे। उन्हें गहरा धक्का लगा होगा क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि वो यूक्रेन को दी जाने वाली अरबों डॉलर्स की मदद बंद कर देंगे और दिल पर कम से कम 1 टन का पत्थर रखकर उन्होंने शायद आज बधाई दी है ट्रंप को। शी जिनपिंग इस वक्त अपने समीकरण चेक कर रहे होंगे। वहां से खुली प्रतिक्रिया नहीं आएगी, यह हम सब जानते हैं, लेकिन शी जिनपिंग क्या करते हैं, उनका दायां हाथ बायां हाथ ये नहीं जानते एक दूसरे से। खैर, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि ट्रंप से उनके अच्छे संबंध हैं। हालांकि इन्होंने एक बड़ा खेल कर दिया है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई शायद इस वक्त आंसू बहा रहे होंगे क्योंकि ट्रंप पहले भी कई बार ईरान के खिलाफ बयान दे चुके हैं। आज अपने विजयी भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, बल्कि विजयी भाषण में नहीं है, उससे पहले कहा है। ईरान का संकट इससे भी समझा जा सकता है कि ट्रंप की जीत के बाद ईरानी करेंसी रियाल अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शायद अपने आंसुओं पर काबू न पा सकें क्योंकि ट्रंप खुलकर पाकिस्तान का विरोध कर चुके हैं और कहा जाता है कि इमरान खान के साथ उनकी थोड़ा जुगलबंदी है। जबकि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस अपना चेहरा छुपा रहे होंगे क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ ट्रंप कुछ दिन पहले ही बोल चुके हैं खुलकर। इस सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप कई वादों के साथ सत्ता में आए हैं। ट्रंप के सबसे बड़े वादों में से एक है जंग रुकवाना। पिछले 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस यूक्रेन में जंग छिड़ी है। इसमें अमेरिका खुद शामिल नहीं है, लेकिन यूक्रेन को अरबों डॉलर्स की मदद के साथ ही अल्ट्रा मॉडर्न हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इस युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि अरबों डॉलर भस्म हो गए हैं। ट्रंप ने यही वादा किया है कि वो जंग रुकवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में भी युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा था कि अगर वो राष्ट्रपति होते ये नौबत नहीं आती। ट्रंप के सामने बड़ा सवाल है कि क्या वो युद्ध रुकवाने में कामयाब होंगे। आप ये रिपोर्ट करें। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। आज जब वो इस ऐतिहासिक विजय के बाद मंच पर आए तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई, वो युद्ध खत्म करवा दें। लेकिन आज ट्रंप की जीत के बाद रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल पुतिन और ज़ेलेंस्की की प्रतिक्रिया आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की काफी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि शानदार जीत के लिए बधाई। आपसे मुलाकात में रूस की आक्रामकता को समाप्त करने के तरीके पर चर्चा की थी। जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ट्रंप को पहले परखा जाएगा, फिर बधाई के बारे में सोचेंगे। आज बेशक पुतिन ने ट्रंप को बधाई नहीं दी, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था अगर ट्रंप के पास युद्ध रुकवाने का कोई प्लान है
तो वो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन रूस यूक्रेन जंग में यूरोप के देश भी किसी न किसी तरह शामिल हैं। बड़ा सवाल है कि आखिर नेटो का क्या होगा। नेटो में शामिल यूरोपीय देशों पर दबाव बढ़ेगा। 32 में से उन 9 देशों के लिए मुश्किल होगी जो अपनी जीडीपी का 2% नेटो में खर्च नहीं करते। एस्टोनिया ने कहा, आने वाला समय नेटो के लिए कठिन है। ट्रंप जर्मनी से अपनी 12,000 सैनिकों की फोर्स हटाने पर विचार कर सकते हैं। ट्रंप जर्मनी में अपना मिलिट्री बेस दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ट्रंप जर्मनी में अपना आर्टिलरी बेस भी हटा सकते हैं। युद्ध रोकने के लिए अमेरिका अगर नेटो से पीछे हट गया तो बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ट्रंप को युद्ध रुकवाने वाला अपना वादा पूरा करने में बहुत मुश्किलें आएंगी। वैसे आपको यह भी बताना जरूरी है कि पिछले साल ही किसी ने ट्रंप से सवाल किया था कि अगर नेटो में शामिल कोई देश प्रोटोकॉल के तहत जमा करने वाली राशि नहीं देता है तब आप क्या करेंगे। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया था कि वो पुतिन को फोन करके कहेंगे कि नेटो के इस देश पर अटैक कर दो। लेकिन तब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, आज वो राष्ट्रपति हैं। अब उनके एक एक शब्द पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आएंगी। ऐसे में अब वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपने देखा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए ट्रंप के पास क्या विकल्प है, लेकिन एक युद्ध पश्चिम एशिया में भी छिड़ा हुआ है और दूसरे तनाव वाले इलाकों में शांति के लिए ट्रंप ने क्या वादा किया है वो भी देखते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप ने अपने कैंपेनिंग के दौरान कहा कि नेतन्याहू से उन्होंने कहा है कि मेरे शपथ ग्रहण से पहले गाजा का जो ऑपरेशन है उसको खत्म करो। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर देश नहीं बनने देंगे। साथ ही ट्रंप ने नेतन्याहू को गाजा का युद्ध खत्म करने के लिए कहा है। चीन की बात करें तो ट्रंप हमेशा से ही चीनी विस्तारवाद के खिलाफ रहे। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि ताइवान को ज्यादा ताकत दी जाए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में टेंशन के बीच ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप और किम जोंग के बीच कभी भी हॉटलाइन खुल सकती है। ट्रंप हमेशा से ही नॉर्थ कोरिया से बातचीत के पक्ष में रहे हैं। वो प्योंगयांग का दौरा भी कर चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रंप के जीतने के बाद बांग्लादेश की बेचैनी बढ़ गई है। ट्रंप के मोहम्मद यूनुस से अच्छे संबंध ट्रंप की टीम मोहम्मद यूनुस को लेकर पहले ही कमेंट कर चुकी है। ऐसे में बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे ट्रंप की जीत के बाद मोहम्मद यूनुस ने बाकायदा एक लेटर लिखकर ट्रंप को बधाई दी है। ये लेटर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है। लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के समय मोहम्मद यूनुस का ट्रंप के साथ अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2016 में चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जब व्हाइट हाउस में कार्यभार संभाला तो बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने वाशिंगटन डीसी में ट्रंप से मुलाकात की। लेकिन ट्रंप ने एक सवाल पूछकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने डेलीगेशन के साथ ऑफिशियल इंट्रोडक्शन से पहले ही यूनुस को लेकर एक सवाल पूछ लिया था। ट्रंप का सवाल था वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है। मैंने सुना है कि उन्होंने मुझे इलेक्शन में हारते देखने के लिए डोनेशन दिया था। दरअसल मोहम्मद यूनुस उस दौरान ढाका में ग्रामीण बैंक के हेड हुआ करते थे। ये बांग्लादेश का माइक्रो फाइनेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक है। ऐसे में कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की ट्रंप के साथ कड़वी यादें हैं और उसकी झलक अब अमेरिका बांग्लादेश संबंधों में देखने को मिल सकती है। वैसे ट्रंप को दुनिया भर से ज्यादा बधाई संदेश मिल रहे हैं, उससे वर्ल्ड ऑर्डर का पता लगता है। भारत ने ट्रंप की जीत पर बधाई दी। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वो अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देते हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी के लिए वो उत्सुक हैं। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते काफी अच्छे रहे। चुनाव के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया था और कहा था कि वो भारत और हिंदुओं से बहुत प्यार करते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये इससे पहले वाली तस्वीर वो थी जब अहमदाबाद वो लैंड करते हैं। अहमदाबाद का स्टेडियम का इनॉग्रेशन ही उन्होंने किया था। ये तस्वीर देखिए, ये टेक्सास की ह्यूस्टन की है। हाउडी मोदी। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे थे। हालांकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी के मामले में दोनों देशों में थोड़े मतभेद रहे हैं, इसीलिए आगे भी बहुत बड़ा बदलाव होगा ऐसी उम्मीद कम है। हम आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति चुना जाना है वॉर फ्रंट में बड़े बदलाव का संकेत है। खासकर पश्चिमी एशिया में ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव है उसमें ट्रंप की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। इसीलिए जैसे ही ट्रंप का अमेरिकी प्रेसिडेंट चुना जाना लगभग तय हो गया, वैसे ही इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें एक्स पर लंबा चौड़ा बधाई संदेश भेजा। नेतन्याहू ने लिखा, व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नया आरंभ है।
इजराइल और अमेरिका के बीच महान साझेदारी को और मजबूत करने का वादा है। इसके बाद इजराइल के कट्टर दुश्मन हमास ने भी ट्रंप की जीत पर ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया दी है, बल्कि दबी जुबान में धमकी दी है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी सामी अबू जोहरी ने कहा है कि अब ट्रंप पर यह साबित करने का दबाव है कि वो गाजा में युद्ध को कुछ ही घंटों में रोक सकते हैं। ट्रंप ऐसे में क्या फैसले लेंगे ये उनकी शपथ के बाद ही तय होगा, लेकिन इजराइल में इस बीच क्या हुआ है यह जानना बहुत जरूरी है। पहले आप बीती रात तेल अवीव की ये तस्वीरें देखें। ये तेल अवीव है, तस्वीरें देखें। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी की, आगजनी की, टायर जलाए गए, जगह जगह पुलिस से उनकी झड़पें हुई। इजराइल में कई घंटों तक हालात चिंताजनक, तनावपूर्ण रहे। इजराइल में लोग अपनी ही सरकार से नाराज क्यों हैं? वो भी तब जब नेतन्याहू की पार्टी ओपिनियन पोल्स में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ऐसा क्या हो गया? कल तक नेतन्याहू को शेर बताने वाली जनता अचानक से उनके विरुद्ध बागी क्यों हो गई? इसके पीछे नेतन्याहू का एक चौंकाने वाला फैसला और खत है। असल में कल उन्होंने अचानक से एक खत लिखा रक्षा मंत्री योव गैलेंट को, और उनके दफ्तर में यह चिट्ठी भिजवा दी गई, जिसमें लिखा था कि चिट्ठी मिलते ही 48 घंटे के भीतर गैलेंट देश के रक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। यानी कि नेतन्याहू ने उन्हीं योव गैलेंट को रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया, जिनकी रणनीति से बीते 1 साल से इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान जैसे दुश्मनों से जंग लड़ता है। और योव गैलेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो सैल्यूट किया वो एपिक हो गया। नेतन्याहू के इस अचानक लिए गए फैसले के पीछे की वजह क्या है? उन्होंने अमेरिकी चुनाव के दिन ही गैलेंट को कैबिनेट से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? इन सवालों का जवाब देने वाली रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। हमास, हुती, हिजबुल्लाह, ईरान सभी दुश्मनों के विरुद्ध इजराइल की युद्ध रणनीति का अहम हिस्सा हुआ करते थे रक्षा मंत्री योव गैलेंट। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि इजराइल की सेना पर उनकी ठीक ठाक पकड़ थी और उन्हें युद्ध नीति बनाने में माहिर भी माना जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इतने वजनदार इंसान को ही रक्षा मंत्री के पद से रातों रात हटा दिया? नेतन्याहू ने बीती रात एक वीडियो संदेश जारी करके इसका कारण बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके और योव गैलेंट के बीच भरोसा खत्म हो गया था। भरोसे की कमी की वजह से हमारे सैन्य ऑपरेशन को नुकसान पहुंच रहा था और युद्ध में दुश्मन इसी बात का फायदा उठा रहे थे। नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट से योव गैलेंट को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद देश का नया रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स को बना दिया। इजराइल कॉट्स इससे पहले इजराइल के विदेश मंत्री थे और अब इजराइल में उनकी जगह गिदोन साआर लेंगे। वो 1 महीना पहले तक विपक्ष के बड़े नेता थे, नेतन्याहू के कट्टर विरोधी थे और अचानक से उन्हें पहले तो नेतन्याहू सरकार में शामिल किया गया था और अब विदेश मंत्री बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद योव गैलेंट की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने बर्खास्तगी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह बताई। मेरा गाजा में युद्ध विराम लागू करना और बंधक समझौते का समर्थन करना नेतन्याहू को पसंद नहीं आया। इसके अलावा मैंने 7 अक्टूबर को सैन्य खुफिया प्रतिष्ठान की विफलताओं की जांच की मांग उठाई थी। ये बात भी मेरे खिलाफ ली गई। योव गैलेंट ने कहा कि उनके जीवन का लक्ष्य हमेशा देश की रक्षा करना है और अंत में उन्होंने सैल्यूट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। लेकिन अब पश्चिमी एशिया में बात इसके आगे की शुरू हो चुकी है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपने रास्ते का कांटा योव गैलेंट को हटाने के बाद नेतन्याहू युद्ध को और विस्तार दे सकते हैं और इसकी आंच सीधे ईरान तक पहुंच सकती है।